हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो न्यू चैप्टर है और चैप्टर का नेम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल साइकिल किसे कहते हैं। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी अप्रोप्रिएट वर्ड्स में? इट इज़ अ प्रोसेस by which a parent cell after replication of its component split up to form daughter cells। यानी एक ऐसी क्रिया या ऐसी प्रोसेस जिसमें जो पेरेंट सेल होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने जो भी कंपोनेंट्स हैं लाइक गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है या अदर जो कंपोनेंट्स हैं, डीएनए हैं, इनको क्या करेगी? रेप्लिकेट करेगी, डुप्लीकेट करेगी एंड आफ्टर दैट स्प्लिट होगी दो पार्ट्स में, और वो जो दो पार्ट्स बनेंगे इसके वो कहलाएंगे उसके डॉटर सेल्स। तो बेसिकली सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनना ही सेल डिवीजन या सेल साइकिल का एक हिस्सा है। सेल साइकिल की डेफिनेशन के बाद में जो टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस क्या है सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1, सेल्स फ्रॉम सेल। अगर हमें नई सेल बनानी है पुरानी सेल से तो हमें किसकी हेल्प लेनी होगी? सेल डिवीजन की। न्यू इंडिविजुअल्स, आपको पता है कि चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, जो भी न्यू इंडिविजुअल बनता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बनता है और सिंगल सेल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट में अगेन एंड अगेन डिवीजन होते हैं जिससे कि होल जो इंडिविजुअल की बॉडी है वो फॉर्म होती है। तो न्यू इंडिविजुअल अगर हमें लेने हैं, ऑब्टेन करने हैं, तो भी किसके द्वारा होंगे? सेल डिविजन्स के द्वारा। थर्ड हम देखें कि अगर ग्रोथ होनी है कि मतलब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ग्रोथ को हम देखें तो ग्रोथ भी किसका रिजल्ट होगा? सेल डिवीजन का। रिप्लेसमेंट करना है, जैसे कि आपको पता है कि ओल्ड सेल्स को अगर न्यू सेल्स के थ्रू रिप्लेस करना है, या आरबीसी का जो एक लाइफ स्पान है 120 डेज का, आफ्टर दैट आरबीसी जो है नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। नॉन फंक्शनल सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी हमें किसकी हेल्प लेनी होगी? सेल डिवीजन की। फिर अगर हम देखें कि कोई हमारी बॉडी में वुंड होता है तो वुंड की हीलिंग भी सेल डिवीजन के थ्रू होगी। रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एक सिनोनिमस प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन को ही वहाँ पे रिप्रोडक्शन के थ्रू हम काउंट करते हैं। बेसिक सिमिलरिटी है, अगर बेसिक सिमिलरिटी देखनी है कि सेल्स के बीच में सिमिलरिटी क्यों होगी, तो सिमिलरिटी इसीलिए है कि वो प्रोडक्ट किसका है? सेल डिवीजन का। तो ये बेसिक 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 पॉइंट्स के लिए ही सेल डिवीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सेल्स डिवाइड क्यों करती हैं। तो सेल्स डिवीजन का एक रीजन तो ये है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है, रेशियो है जो है वो चेंज होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है माइटोजेंस का। माइटोजेंस क्या होते हैं? दे आर द सब्सटेंस और फैक्टर्स विच ब्रिंग्स अबाउट सेल डिवीजन। किसी भी प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी में जो फैक्टर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जिनके द्वारा डिवीजन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, दे आर कॉल्ड माइटोजेंस। माइटोजेंस में अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो जैसे आपने पढ़ा होगा साइटोकाइनिन हार्मोन, इट इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द प्लांट हार्मोन। तो प्लांट के अंदर डिवीजन होने के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है वो एक टाइप है माइटोजेंस का। तो जैसे प्लांट्स में साइटोकाइनिन है, वैसे ही एनिमल्स में भी 3 डिफरेंट टाइप के जो है माइटोजेंस हैं। पहला एग्जांपल है ईजीएफ, फुल फॉर्म इसकी बनेगी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। सेकंड है पीडीजीएफ, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। और तो थर्ड है वो है लिम्फोकाइंस। ये 3 डिफरेंट टाइप के माइटोजेंस होते हैं जिनसे कि एनिमल बॉडी में सेल डिवीजन को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट हम थोड़ा हिस्ट्री की बात करेंगे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे प्रीवोस्ट एंड ड्यूमस। उन्होंने 1824 में स्टडी किया था क्लीवेज को। आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लीवेज? क्लीवेज का अर्थ होता है माइटोटिक डिवीजन्स। तो क्लीवेज जो उन्होंने स्टडी किया वो किया था फर्टिलाइजर ऑफ फ्रॉग के अंदर। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रेमेक। उन्होंने 1841 में वर्किंग जो थी उनकी वो हुई थी उनकी वर्किंग एग्स के ऊपर, और एग्स में पर्टिकुलर उन्होंने क्लीवेज को स्टडी किया था। अगर हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें तो वो थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में बताया कि जो न्यू सेल्स अराइज होती हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। उनके लिए उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट भी दिया था और इस स्टेटमेंट को बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट कहा जाता है और इसको हम जानते हैं ओमनीज सेलुला, ई सेलुला के नाम से। इसके अलावा जो इनकी ये थ्योरी थी उसको हम सेल लीनिएज थ्योरी या फिर लॉ ऑफ सेल लीनिएज भी कहते हैं। इसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी के भी नाम से जानते हैं। इनके बाद में जो वैज्ञानिक आए वो थे बॉवेरी। उन्होंने 1879 और फ्लेमिंग 1879 दोनों ने मिलकर स्टडी किया था सोमाटिक सेल्स के डिवीजन्स को। आपको पता है कि हमारी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, सोमाटिक सेल्स जो बॉडी सेल्स होती हैं और जर्म सेल्स जो गैमेट्स बनाती हैं। तो सोमाटिक सेल्स के अंदर डिवीजन को स्टडी करने का काम था बॉवेरी और फ्लेमिंग का। और आफ्टर दैट फ्लेमिंग ने 1882 में इस डिवीजन को स्पेशल टर्म दी थी और इस टर्म को हम कहते हैं माइटोसिस। तो सोमाटिक सेल्स के अंदर जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस।
लेटर फिर देखें कि वन जो बेनेडन है 1887, स्ट्रॉसबर्गर 1888, सटन 1900 एंड विनी वाटर 1900, सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर डबल डिवीजन को स्टडी किया था, जो कि गैमेट्स को फॉर्म करने के लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबल होता है। और बाद में फार्मर और मूरे ने 1905 में इस डिवीजन को नाम दिया था मियोसिस। तो बेसिकली डिवीजन टू टाइप्स के हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन के बेसिक कंसेप्ट के बाद में सेल साइकिल की डेफिनेशन, इट इज एन ऑर्डरली सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन अ सेल बाय विच इट डुप्लीकेट इट्स जीनोम एंड अदर कंटेंट एंड देन डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। तो एक तरीके से ये सीरीज है चेंजेस की, जिसके द्वारा एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। तो ये जो सीरीज है उस सीरीज को ही हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल। एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने में जो पीरियड रिक्वायर्ड होता है उस पीरियड को कहेंगे जनरेशन टाइम। और ह्यूमन बींग्स के केस में ये जनरेशन टाइम होता है 24 आवर्स का, और यीस्ट के केस में ये जनरेशन टाइम होता है 90 मिनट्स का। सेल साइकिल को जो पर्टिकुलर स्टडी किया था, फर्स्टली वो किया था होवार्ड एंड पेले ने 1953 में। सेल साइकिल की बेसिकल दो स्टेप्स होती हैं, दो फेजेस होती हैं। पहली फेज कहलाती है इंटरफेज और दूसरी फेज होती है एम फेज। इसका फुल फॉर्म होता है माइटोटिक फेज। ये जो फेजेस हैं ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड की जाती हैं, और कंट्रोल करने के लिए स्पेशल बॉडी के अंदर फैक्टर्स बनते हैं। इन फैक्टर्स को हम सीडीकेज के नाम से जानते हैं, और सीडीकेज की फुल फॉर्म बनेगी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज। अब जैसे कि दो स्टेजेस देखी, तो आज हम सिर्फ इंटरफेज को स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एम फेज को स्टडी करेंगे। बट डायग्रामेटिकली हम सभी देख लेते हैं कि एक सेल साइकिल है। सेल साइकिल के अंदर जो टोटल आवर्स हैं जनरेशन टाइम का, लगभग 90% से लेकर 95% जो फेज आता है वो आता है इंटरफेज का, और लगभग 5% का फेज जो होता है वो होता है एम फेज का। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरफेज में G0, G1, S और G2 ये स्पेशल टाइप की सब स्टेजेस हैं इंटरफेजेस की। और एम फेज की फिर आप देखेंगे यहाँ पे P stands for prophase, M stands for metaphase, A stands for anaphase, T stands for telophase. They are the different stages of the karyokinesis, mean nucleus division. After that cytokinesis mean cell division. So it is the all picture related with the cell cycle which depicts the process of the cell cycle in organism. Interphase को हम कहेंगे कि एक गैप है, it is the gap between two M phases, दो M phases के बीच में। यहाँ देखिए आप डायग्राम में एक M phase खत्म हो रही है, उसके बाद में एक गैप आ रहा है, और गैप के बाद में तुरंत दूसरा एम फेज स्टार्ट होगा। तो दो एम फेज के बीच का जो गैप होता है, इस गैप को हम इंटरफेज के नाम से जानते हैं। इंटरफेज को ही हम रेस्टिंग स्टेज कहते हैं, और इसके अंदर तीन सब स्टेजेस होती हैं। G1 जिसे हम गैप 1 कहते हैं, S जिसे हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, और G2 जिसे हम गैप 2 स्टेज कहते हैं। अगर हम बात करें G1 की, तो कि ये जो नर्व सेल्स हैं, G1 के पहले हम देखेंगे कि जो नर्व सेल्स हैं ह्यूमंस की या मैमल्स की, उनकी सबसे बड़ी इंटरफेज होती है, क्योंकि एक बार वो इंटरफेज में एंटर होने के बाद और बर्थ के बाद में वो डिवीजन कभी करती नहीं है। तो नर्व सेल्स जो हैं मैमल्स की, उनमें लॉन्गेस्ट इंटरफेज पाया जाता है। G1 फेज की बात करें गैप 1 की, इसे गैप 1 के नाम से जानेंगे, पोस्ट माइटोटिक स्टेज कहेंगे, प्री सिंथेटिक फेज कहेंगे। और इसके अंदर जो है ये जो स्टेज है, ये दो एम फेजेस और एस फेजेस के बीच का गैप माना जाएगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे आप G1 जो है एम फेज खत्म हो रही है, एस फेज स्टार्ट हो रही है, तो दोनों फेज के बीच का गैप होगा G1। और यहाँ पर जो G1 फेज है ये क्या करेगा कि इसमें सेल का साइज इंक्रीज होगा और डीएनए का कंटेंट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो नो चेंजेस रहेंगे इसमें। G0 फेज को हम क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं, और ये एक परमानेंट स्टॉपेज का टाइम पीरियड है, जिसमें सेल जो है इसमें एंटर करने के बाद में डिवाइड नहीं होती है जब तक कि रिक्वायरमेंट ना हो। G2 फेज को हम गैप 2 भी कहते हैं, इसमें सेल का साइज इंक्रीज होता है, प्रोटीन और आरएनए फॉर्मेशन होती है, और ओवरऑल एक तरीके से हम कहते हैं कि सेल जो है ओवरऑल मेटाबॉलिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। एस फेज को हम सिंथेटिक फेज के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, मीन डीएनए अपने कंटेंट को इंक्रीज करेगा। बिफोर एस फेज अगर डीएनए का कंटेंट 2n है, तो आफ्टर सिंथेटिक फेज डीएनए का कंटेंट 4n या 4c हो जाएगा। आई होप आपको सेल साइकिल की ये जो डिफरेंट इंटरफेजेस की स्टेजेस थी वो क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम एम फेज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।